सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम है प्रियंका, पढ़ा रही हूँ आपको लाइफ साइंसेस। स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुरमंत्रा शिक्षा का ग्रंथ में। तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम का लास्ट पार्ट है। इससे नेक्स्ट पार्ट में आपको बहुत सारे एमसीक्यूज करने को मिल जाएंगे सर्कुलेटरी सिस्टम पे, जिसमें मैं आज आपको सर्कुलेटरी वेसल्स के बारे में बताऊंगी, ब्लड प्रेशर के बारे में भी बताऊंगी, सर्कुलेटरी रूट्स कौन कौन से हैं, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, ये सब कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, ये सब मैं आज आपको इस लेक्चर में बता रही होंगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको मज़ा आएगा। और आज है क्रिसमस, सो मेरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। एंजॉय करिए हर चीज़ को, लेकिन उसके साथ ही अपनी पढ़ाई का विशेष ध्यान रखिए, ठीक है। देखिए, अगर आप में कोई और टैलेंट है तो ज़रूर वो टैलेंट आप अपना आगे लेके जाइए, लेकिन नहीं है तो फिर आप में एक पढ़ाई का टैलेंट तो बिल्कुल होना चाहिए जो आपको आपकी लाइफ में आगे ले जा सके, ठीक है। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए अब हम शुरू करते हैं ब्लड वेसल्स से। ब्लड वेसल्स जो हैं वो क्या करती हैं? ब्लड वेसल्स हमारी बॉडी में पूरा जो ब्लड फ्लो कर रहा है वो ब्लड वेसल्स के थ्रू ही करता है। ब्लड वेसल्स में बात करेंगे तो 3 मेन लेयर्स हमको देखने को मिलती हैं। याद रखिएगा, ट्यूनिका इंटरना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका एक्सटर्ना। ट्यूनिका इंटरना जो है वो ब्लड वेसल का सबसे अंदर वाली लाइनिंग होती है, और ये ट्यूनिका इंटरना जो है स्क्वामस एपिथेलियम से बना है, एंडोथेलियम भी हम इसको बोल देते हैं, ठीक है। फिर आता है ट्यूनिका मीडिया जो मिडल लेयर होता है। यहीं पे ट्यूनिका मीडिया में ही स्मूथ मसल्स पाई जाती हैं, और ये जो 3 जो डिफरेंट वेसल्स जो हमको देखने को मिलेंगी, आर्टरीज, वेन, कैपिलरीज आप पढ़ेंगे, उनमें सबसे ज़्यादा वेरिएशंस जो हैं आपको ट्यूनिका मीडिया वाले हिस्से में सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा वेरिएशंस, ठीक है। ट्यूनिका एक्सटर्ना जो है वो सबसे बाहर वाला कवरिंग होता है ब्लड वेसल्स का, जिसमें आपको इलास्टिक एंड कोलेजन फाइबर्स देखने को मिलते हैं। तो चलिए एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। ट्यूनिका इंटरना में क्या है? स्क्वामस एपिथेलियम। ट्यूनिका मीडिया में स्मूथ मसल्स हैं, और ट्यूनिका एक्सटर्ना में इलास्टिक एंड कोलेजन फाइबर्स होते हैं, ठीक है। इनरमोस्ट लेयर कौन सी है? ट्यूनिका इंटरना। ट्यूनिका मीडिया जो है वो मिडल लेयर है, ठीक। स्मूथ मसल से बनी होती है। कहीं ना कहीं जो आपकी मस्कुलर पोर्शन रहेगा वो ट्यूनिका मीडिया का रहेगा। 3 टाइप की ब्लड वेसल्स आ गई, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। तो सबसे पहले जानते हैं आर्टरीज के बारे में। आर्टरीज जो हैं थिक होंगी, इलास्टिक होंगी। अब देखिए ये स्ट्रेच हो जाती हैं। क्या करती हैं? ये स्ट्रेच हो जाती हैं। आर्टरीज में स्ट्रेच देखने को मिलेगा, और ये प्रेशर को एब्जॉर्ब करती हैं। थिक है, इलास्टिक है, अलाउ करती हैं स्ट्रेचिंग को, और प्रेशर को एब्जॉर्ब कर सकती हैं। अब ये जो है आर्टरीज का काम है हार्ट से ब्लड को ले जाना। याद रखिएगा, आर्टरीज का क्या काम है? आर्टरीज का काम होता है हार्ट से ब्लड को ले जाना। जैसे ही वो हार्ट को लीव करती हैं आर्टरीज, ठीक है, ऑर्टा होता है एक मेन, डिवाइड करती हैं फिर मीडियम साइज की आर्टरीज में। अब ये मीडियम साइज की आर्टरीज जो हैं फर्दर छोटे छोटे आर्ट्रियोल्स में बटी होती है। मतलब पहले एक सबसे बड़ा ऑर्टा होता है, फिर उसमें छोटी छोटी आर्टरीज होती है। आर्टरीज जो है मतलब फिर मीडियम साइज आर्टरीज में डिवाइडेड होती हैं। फिर फाइनली ये आर्टरीज, मीडियम साइज आर्टरीज भी आर्ट्रियोल्स में डिवाइडेड होते हैं। आर्ट्रियोल्स जो हैं वो कैपिलरीज में ब्रांच हो जाते हैं। याद रखिएगा इस पॉइंट को। आर्टरीज में भी जैसे हमें 3 लेयर्स ट्यूनिका इंटरना, मीडिया, एक्सटर्ना देखने को मिलती है, आर्टरीज में आपको तीनों लेयर्स देखने को मिलेंगी, लेकिन ट्यूनिका मीडिया आर्टरीज में ज़्यादा मस्कुलर होता है, ठीक है। लार्जर आर्टरीज जो हैं वो इलास्टिक आर्टरी, उनको इलास्टिक आर्टरीज भी कहा जाता है। मीडियम साइज आर्टरीज को मस्कुलर आर्टरीज भी कहा जाता है। याद हो गया, लार्जर आर्टरीज को क्या कहा जाता है? इलास्टिक आर्टरीज। मीडियम साइज आर्टरीज को क्या कहा जाता है? मस्कुलर आर्टरीज। जो इलास्टिक आर्टरीज हैं उनका वॉल जो है वो थिन होगा, बट उनका जो थिन वॉल्स हैं, ठीक है, कैसा है? उनमें थिन वॉल्स है, बट उनके पास जो मस्कुलर आर्टरीज है उनके पास ज़्यादा मस्कुलर वॉल होगा, ठीक है। इलास्टिक आर्टरीज आर थिन, उनके पास वॉल्स कैसे हैं बताइए? इलास्टिक आर्टरीज जो हैं वो थिन हैं, लेकिन इलास्टिक आर्टरीज की जो वॉल है वो कैसी होती है? थिन होगी या थिक होगी? ठीक है, वो भी थिन ही होगी, ठीक है। इलास्टिक आर्टरीज में
हमको डायामीटर ज़्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन उनकी जो वॉल्स रहेगी वो थिन होगी। लेकिन मीडियम साइज आर्टरीज जो होंगी उनमें ट्यूनिका मीडिया में क्या होगा, ज़्यादा स्मूथ मसल्स होंगे, कम इलास्टिक फाइबर होंगे देन इलास्टिक आर्टरीज। तो इसीलिए हमें जो मस्कुलर आर्टरीज और जो हमें मिडिल साइज आर्टरीज जो देखने को मिलती हैं उनकी वॉल जो है वो ज़्यादा मस्कुलर होगी। तो समझ गए, लार्ज साइज्ड आर्टरीज जिन्हें हम इलास्टिक आर्टरीज भी कहते हैं, उनका ल्यूमेन ज़्यादा वाइड होगा लेकिन जो वॉल होगी वो थिन होगी। मीडियम साइज आर्टरीज की जो वॉल होगी वो मस्कुलर होगी। ठीक है, अगर हम आर्टरीज का या वेसल्स का नैरो होना कहते हैं तो उसको वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन टर्म दी जाती है। और अगर वेसल्स का रेडियस जो है वो बढ़ जाता है, मतलब और वो फैल जाती हैं, तो उसको हम वेसो डायलेशन कहते हैं। आर्टरीज और आर्ट्रियोल्स कैरी करेंगे ब्लड को हार्ट से कैपिलरीज की तरफ को ले जाएंगे। ठीक है, कैपिलरीज जो हैं देखिए आर्ट्रियोल्स से ही जुड़ी होती हैं, मतलब आर्ट्रियोल्स ही कैपिलरीज को ले जाते हैं। फिर कैपिलरीज जो हैं वो विन्यूल्स के साथ भी जुड़ती हैं और विन्यूल्स जो हैं वो वीन्स में ब्लड को भेजते हैं। ठीक है, तो ये समझ लीजिए कि आर्टरीज से आर्ट्रियोल्स जाएगा, आर्ट्रियोल से कैपिलरीज जाएगा, फिर आर्टरीज जो कैपिलरीज हैं वही आपके आर्ट्रियोल्स को और विन्यूल्स को कनेक्ट करती हैं। तो कैपिलरीज से विन्यूल्स में चला जाएगा, विन्यूल्स से वीन्स में और अल्टीमेटली फिर से हार्ट में चला जाएगा। ठीक है, तो देखिए वीन्स क्या होती हैं, तो जो एक तो आर्टरीज वाली कैपिलरीज होंगी और दूसरी वीनस कैपिलरीज होंगी। मतलब जहाँ पे कैपिलरी में पहले ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, फिर वो कैपिलरीज जो हैं वो क्या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो वीन्स में भेजेंगी। ठीक, तो तब उनको हम क्या बोलते हैं, वीनस कैपिलरीज। कैपिलरी ही आर्टरी और वीन को कनेक्ट करता है। तो वीनस कैपिलरीज जो हैं वो यूनाइट होंगी और क्या फॉर्म कर देंगी, विन्यूल्स फॉर्म कर देंगी। वीनस आर्टरीज कनेक्ट होके विन्यूल्स फॉर्म करती हैं और विन्यूल्स कनेक्ट होके वीन्स बना देते हैं। ठीक, वीन्स में थिन वॉल ही देखने को मिलता है, लार्ज ल्यूमेन होता है, इसीलिए उनमें रेजिस्टेंस जो है वो ब्लड फ्लो के लिए कम रहेगा। जैसे लार्ज आर्टरीज में भी रेजिस्टेंस थोड़ा कम होता है। जैसे अगर हम मिडिल साइज आर्टरीज की बात करेंगे तो उनका वॉल जो है वो काफ़ी मस्कुलर है, कहीं ना कहीं ल्यूमेन थोड़ा नैरो होगा कंपेरेटिवली। तो फिर मस्कुलर आर्टरीज जो मीडियम साइज आर्टरीज हैं वहाँ ब्लड की फ्लो के लिए रेजिस्टेंस जो है वो थोड़ा ज़्यादा होगा। वीन्स में आपको लार्ज ल्यूमेन देखने को मिलता है, थिन वॉल्स देखने को मिलती हैं, तो ब्लड फ्लो के लिए जो रेजिस्टेंस होगा वो कम होगा। इनमें भी 3 लेयर्स होती हैं जैसे कि सभी ब्लड वेसल्स में हैं, लेकिन ट्यूनिका इंटरना और मीडिया जो हैं वो आर्टरीज से थिन होती हैं। हमने पढ़ा था ट्यूनिका मीडिया आर्टरीज में थिक होता है कंपेरेटिवली, तो वीन्स में ट्यूनिका इंटरना और मीडिया जो हैं वो थिनर होंगे। हमने जो स्टार्ट में ही ये 3 लेयर्स पढ़ी थी तो हमने कहा था कि जो ट्यूनिका मीडिया है उसमें हमें अमंग 3 टाइप्स ऑफ वेसल्स काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है। बहुत सारी वीन्स जो हैं वो वेल्व जो हैं वो बना सकती हैं, वेल पॉइंटेड होते हैं हार्ट की तरफ को, ताकि ब्लड जो है वो सिर्फ हार्ट की तरफ को ही फ्लो करे। वीन्स में थिन वॉल्स होती हैं और वो एक्सपेंड कर सकती हैं बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंट तक, तो इसीलिए वो ब्लड का अच्छा खासा रिजर्वायर होती हैं। अगर हम एक टाइम पे देखते हैं तो एक टाइम पे 70% जो ब्लड है वो आपको वीन्स में देखने को मिलता है। ठीक है, थर्ड हमारी वेसल्स आती हैं कैपिलरीज। कैपिलरीज बहुत ही नैरो ट्यूब्स होती हैं, बहुत ही नैरो ट्यूब्स हमको देखने को मिलती हैं कैपिलरीज। ठीक है, समझ के ओके। फिर ये 1 सेल थिक होती हैं। कैपिलरीज कैसी होती हैं, 1 सेल थिक होती हैं, एंडोथीलियम से बनी होती हैं और बेसमेंट मेम्ब्रेन हमें इनमें देखने को मिलता है। तो कैपिलरीज का बहुत ही नैरो ट्यूब्स हैं, 1 सेल थिक है, एंडोथीलियम से बनी हुई हैं और बेसमेंट मेम्ब्रेन देखने को मिलता है। रेट ऑफ ब्लड फ्लोज जो है वो लोएस्ट होता है आर्टरीज में या कैपिलरीज में। कैपिलरीज होना चाहिए यहाँ पे, कैपिलरीज होगा बच्चा यहाँ पे। ठीक है, रेट ऑफ ब्लड फ्लो जो है वो लोएस्ट होता है कहाँ पे, हमारे इनमें कैपिलरीज में, क्योंकि इनका ल्यूमेन जो है वो सबसे नैरो रहेगा। तो देखिए कैपिलरीज में क्या समझ के आप, पक्का मैं सही बोल रही हूँ कि मैं गलत बोल रही हूँ।
कैपिलरीज में रेट ऑफ ब्लड फ्लो जो है वो लोएस्ट होता है, तो यहाँ पे लोएस्ट होगा, और आर्टरीज में हाईएस्ट होता है, ठीक है, आर्टरीज में हाईएस्ट होता है और कैपिलरीज में लोएस्ट होता है, ठीक। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होती है कैपिलरीज वैस्कुलर सिस्टम का, क्योंकि एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस जो होता है ना वो कैपिलरीज की थिन वॉल्स के थ्रू ही होता है, डिफ्यूजन से। जो हमारे ब्लड में जाएगा सब्सटेंसेस और ब्लड से कैपिलरीज में आएंगे, तो वो किसके थ्रू हुआ एक्सचेंज, कैपिलरीज के थ्रू हुआ, ठीक है। कुछ सब्सटेंसेस डिफ्यूजन से चले जाते हैं, ठीक। ब्लड जो है वो कहाँ से फ्लो किया, हार्ट से फ्लो किया, आर्टरीज में, आर्ट्रियोल्स में, फिर कैपिलरीज से वेन्यूल्स में जाएगा, वीन्स में, और वापस से हार्ट में आ जाता है डीऑक्सीजनेटेड होके। जब भी ब्लड जो है वो कैपिलरी नेटवर्क से पास करता है किसी इनटू अनदर दूसरे कैपिलरी नेटवर्क में, ध्यान से सुनिएगा, जब भी ब्लड एक कैपिलरी नेटवर्क से दूसरे कैपिलरी नेटवर्क में जाता है थ्रू अ वीन, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं पोर्टल वीन, और इस तरह का सिस्टम को हम कहते हैं पोर्टल सिस्टम। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम आप पढ़ेंगे तो उसमें भी आप पढ़ेंगे कि एक कैपिलरी नेटवर्क से दूसरे कैपिलरी नेटवर्क में जो है वो ब्लड फ्लो कर रहा है। ब्लड फ्लो जो है वो क्या होता है, ब्लड फ्लो जो है वो क्वांटिटी है ब्लड का जो किसी एक पॉइंट से निकलेगा, ठीक है, एक गिवन टाइम पीरियड में, ठीक, समझ गए। और जो रेजिस्टेंस होता है ब्लड फ्लो का, वो डिपेंड करता है वेसल्स का ल्यूमेन कितना है, ब्लड का विस्कोसिटी कितना है, टोटल ब्लड वेसल्स का लेंथ कितना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ल्यूमेन ज़्यादा है, ठीक, ल्यूमेन ज़्यादा है तो ज़्यादा ही कम रेजिस्टेंस रहेगा ना, और ल्यूमेन जो है वो छोटा है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा रहेगा। जितना ज़्यादा विस्कोसिटी होगी उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, जितना कम विस्कोसिटी होगी मतलब थिकनेस ब्लड का, उतना ज़्यादा क्या रहेगा, फ्लो रहेगा, समझ गए, ठीक है। और जितना ज़्यादा लंबा ब्लड वेसल होगा उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस रहेगा। ब्लड जो है वो कहाँ से कहाँ मूव करता है, हायर प्रेशर वाले रीजन से मूव करता है लो प्रेशर वाले रीजन में। तो चलिए फिर से बताइए, ब्लड कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है, हायर प्रेशर वाले रीजन से लो प्रेशर वाले रीजन में मूव करता है, ठीक है। तो देखिए अब बात करते हैं हम ब्लड प्रेशर की, ठीक है। तो ब्लड प्रेशर जो है वो क्या होता है, आर्टरीज में जो प्रेशर होता है, जब कब होगा आर्टरीज में प्रेशर, ब्लड के द्वारा, देखिए इट इज द आर्टरियल प्रेशर ऑफ ब्लड एक्सर्टेड ऑन द वॉल्स ऑफ आर्टरी विद ईच हार्ट बीट। जब भी हमारा हार्ट बीट करता है ना, तो हर बार जो आर्टरियल में प्रेशर होगा ब्लड का, खास तौर पे आर्टरीज की वॉल पे जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाएगा ब्लड द्वारा, ठीक है, हर एक हार्ट बीट के साथ, उसको हम क्या बोलेंगे, ब्लड प्रेशर। तो फिर से बोल लीजिए, क्या हो गया, इट इज द आर्टरियल प्रेशर ऑफ ब्लड एक्सर्टेड ऑन द वॉल ऑफ आर्टरीज, ठीक है। तो प्रेशर ऑफ ब्लड किस पे एक्सर्ट किया गया, वॉल्स ऑफ आर्टरीज विथ ईच हार्ट बीट, ठीक है। ब्लड प्रेशर का मतलब एग्जैक्टली क्या हुआ, जो फोर्स एक्सर्ट की गई बाय ब्लड अगेंस्ट एनी यूनिट टाइम, इन एनी, अगेंस्ट नहीं, इन एनी यूनिट टाइम ऑन द वॉल्स ऑफ आर्टरीज, ये समझ लीजिए, अगेंस्ट एनी यूनिट एरिया ऑफ द वॉल ऑफ आर्टरी, ठीक है। तो ब्लड प्रेशर क्या मतलब हो गया कि जो वॉल ऑफ आर्टरी है उसके किसी भी यूनिट एरिया में जो फोर्स ब्लड एक्सर्ट करेगा उसको हम ब्लड प्रेशर कहेंगे। तो ब्लड प्रेशर क्या हो गया, फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्लड अगेंस्ट एनी यूनिट एरिया ऑफ द वॉल ऑफ आर्टरीज। फिर बात आती है सिस्टोलिक प्रेशर की, ठीक है। तो जब आपके वेंट्रिकल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और उस कॉन्ट्रैक्शन पे फिर आर्टरीज में जो ब्लड जाता है, उस दौरान जो प्रेशर एक्सर्ट होगा आर्टरीज पे, उसी को हम सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। तो क्या लिखा है कि ये मैक्सिमम प्रेशर होता है जो आर्टरीज पे एक्सर्ट होता है जब ब्लड जो है वो इजेक्ट किया जाता है इनटू द ऑर्टा, ठीक है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इनटू द ऑर्टा होगा यहाँ पे, ठीक, उसी को हम बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, ठीक है, इनटू द आर्टरीज। ऑर्टा में क्या है, आर्टरीज ही है। एवरेज सिस्टोलिक प्रेशर जो है 120 मिलीमीटर Hg आपका किसका सिंबल है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे Hg क्या हुआ, ठीक है। और वहीं डायस्टोलिक प्रेशर जो है वो लोएस्ट होता है
आज इस टाइम पे डायस्टोलिक प्रेशर के टाइम पे वेंट्रिकल रिलैक्स होते हैं, ठीक, और ये 80 mmHg होता है। ब्लड प्रेशर जो है वो हाईएस्ट होगा ऑर्टा में, लोएस्ट होगा वीना कैवा में। इंपॉर्टेंट पॉइंट से पूछे जाते हैं कि ब्लड प्रेशर हाईएस्ट कहाँ होगा, ऑर्टा में, लोएस्ट होगा वीना कैवा में, ठीक है। अब पल्स प्रेशर क्या होता है, आपका सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर के बीच में जो भी डिफरेंस है उसको हम पल्स प्रेशर कहते हैं। तो 120 माइनस 80 mmHg, तो आपके पास 40 आ जाता है। ब्लड प्रेशर को मेजर किया जाता है स्फैग्नोमैनोमीटर के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा मेजर किया जाता है, स्फैग्नोमैनोमीटर के द्वारा जो है वो मेजर किया जाता है। और पहला साउंड जो फिर आप स्टेथोस्कोप के, आपको पता है ना स्फैग्नोमैनोमीटर होता है, ठीक है, और फिर आप स्टेथोस्कोप भी कान पे लगा के रखते हैं साउंड सुनने के लिए। तो पहला साउंड जो आप सुनते हैं स्टेथोस्कोप से वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का होता है, और दूसरा फेंटेड सा साउंड आता है वो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर पे साउंड आता है। समझ गए? चलिए, ब्लड प्रेशर के बारे में क्लियर हो गया इतना। अब ब्लड प्रेशर जो है वो हाई ब्लड प्रेशर हमें यूजुअली जो है लोगों में देखने को मिलता है। ये एक लॉन्ग हाइपरटेंशन भी इसको कहते हैं। हाई ब्लड प्रेशर को और क्या कहते हैं, हाइपरटेंशन भी कहा जाता है हाई ब्लड प्रेशर को, ठीक है। हाइपरटेंशन जो है एक लॉन्ग टर्म मेडिकल कंडीशन है जिसमें ब्लड प्रेशर जो होता है आर्टरीज में वो परसिस्टेंटली एलिवेट करता है। अब हाइपरटेंशन प्राइमरी हाइपरटेंशन भी हो सकता है और सेकेंडरी हाइपरटेंशन भी हो सकता है। दो ब्रॉड क्लासेस में हाइपरटेंशन को डिवाइड कर दिया गया है, प्राइमरी हाइपरटेंशन एंड सेकेंडरी हाइपरटेंशन, डिपेंडिंग की काउस क्या है। 90% लोगों में हमें प्राइमरी हाइपरटेंशन देखने को मिलता है। परसिस्टेंटली एलिवेटेड ब्लड प्रेशर जो है, जिसका मतलब कोई आपको आइडेंटिफिएबल काउस नहीं पता है, उसको आप प्राइमरी हाइपरटेंशन कहते हैं। और मोस्टली पीपल में जो है, लोगों में जो है वो स्ट्रॉन्ग जेनेटिक टेंडेंसी होती है इस प्राइमरी हाइपरटेंशन को डेवलप करने की। और जो ओबेसिटी, स्ट्रेस, स्मोकिंग, जो आपकी डाइट की हैबिट्स हैं, उससे प्राइमरी हाइपरटेंशन और इंक्रीज होता है। सेकेंडरी हाइपरटेंशन जो है वो कैसे काउस हो जाता है, देखिए सेकेंडरी हाइपरटेंशन आपको 10% लोगों में ही ज़्यादातर देखने को मिलता है। तो इसमें रीनल जो ब्लड फ्लो है, रीनल ब्लड फ्लो में कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस जो हैं वो आ जाते हैं, ठीक है। कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं जो डैमेज करते हैं रीनल टिश्यू को, ठीक है। अब इससे क्या होगा, जब किडनी में रीनल टिश्यू डैमेज होता है तो किडनी एक्सेसिव अमाउंट में रेनिन को रिलीज करती हैं ब्लड में, ठीक है। अब ये रेनिन जो है वो क्या कर सकता है, रेनिन ब्लड स्ट्रीम में आया, रेनिन जो है वो एंजियोटेंसिन होता है, एंजियोटेंसिन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करता है। फिर एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम द्वारा एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर दिया जाता है। एंजियोटेंसिन 2 जो है पावरफुल वैसो कंस्ट्रिक्टर है, तो क्या हो गया, वैसो कंस्ट्रिक्शन होगी तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर होगा। इससे क्या होगा, इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर होगा। एंजियोटेंसिन जो है वो ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देगा। एक तो हमने बोल दिया कि पोटेंट वैसो कंस्ट्रिक्टर है, दूसरा जो है ये एंजियोटेंसिन जो 2 जो है ये अल्डोस्टेरोन के सिक्रीशन को भी क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है, जिससे सॉल्ट का और वाटर का जो इनटेक है, एब्जॉर्प्शन है, रीएब्जॉर्प्शन है किडनी से, वो बढ़ जाता है। अब इससे क्या हो गया, इंक्रीज सोडियम लेवल है तो वो कंट्रीब्यूट करता है टू द रिटेंशन ऑफ वाटर, जिससे टोटल ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज करता है और ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज कर जाता है। और हाइपर सिक्रीशन होता है एपिनेफ्रिन का, नॉरएपिनेफ्रिन का, तो ये भी सेकेंडरी हाइपरटेंशन को इंक्रीज करते हैं। नॉरएपिनेफ्रिन भी एक पावरफुल वैसो कंस्ट्रिक्टर हार्मोन है। एपिनेफ्रिन जो है वो थोड़ा माइल्ड है। एपिनेफ्रिन जो है वो कई बार कुछ टिश्यू में माइल्ड वैसोडाइलेशन भी कर सकता है, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन जो हैं ये ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। वैसोप्रेशन और एंटी डायरेटिक हार्मोन भी जो है वो अपना रोल प्ले कर सकता है, किसमें, इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर में। कैसे, एंटी डायरेटिक हार्मोन जो है थैलेमस से प्रोड्यूस होता है,
ठीक है, रिलीज किया जाता है। वैसोप्रेसिन इसी को बोलते हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी रिलीज करता है इसको। कब रिलीज होता है? डिहाइड्रेशन के केस में या डिक्रीज्ड ब्लड वॉल्यूम के केस में ही लेकिन ये रिलीज होता है। इन जनरल हाइपरटेंशन नहीं करवाता है ये, ठीक है, लेकिन इंक्रीज कर सकता है। डिक्रीज है अगर ब्लड वॉल्यूम, ठीक है, तो ये क्या करेगा? रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर करवा देगा और उसके साथ साथ वैसो कंस्ट्रिक्शन भी करवा देता है एंटी डायरेटिक हार्मोन, और ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देता है। बट वो तब करता है जब ब्लड प्रेशर लो है। अदरवाइज देखिए, एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड जो है वो ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करता है। एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड जो है वो रिलीज किया जाता है एट्रियल जो है, एट्रियम जो है उनकी सेल्स के द्वारा ये रिलीज किया जाता है। ये एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड जो है वैसोडाइलेशन करवाता है, और वैसोडाइलेशन से लॉस होगा सॉल्ट का और वाटर का इन द यूरिन, जिसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम कम होगा। ब्लड वॉल्यूम कम होगा तो फिर ब्लड प्रेशर भी कम हो जाएगा। ठीक है, समझ गए आप। अब बात करते हैं सर्कुलेटरी रूट्स की। दो सर्कुलेटरी रूट्स हमको देखने को मिलते हैं। देखिए, एक हो गया सिस्टैमिक, दूसरा हो गया पल्मोनरी सर्कुलेटरी रूट्स। ठीक है, तो सिस्टैमिक में क्या होता है? सिस्टैमिक में क्या होंगे? देखिए, सिस्टैमिक जो आप देख पा रहे हैं ये यहाँ पे हार्ट से, इसमें क्या आर्टरीज, वीन्स, यही सब इन्वॉल्व होंगे और मेनली यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड का काम आएगा। देखिए, सिस्टैमिक सर्कुलेशन में आर्टरीज एंड आर्ट्रियोल्स होते हैं जो क्या करते हैं? कैरी करते हैं किसको? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक, लेफ्ट वेंट्रिकल से ले जाएंगे टू कैपिलरीज। ठीक है, अब लेफ्ट वेंट्रिकल से आर्टरीज, आर्ट्रियोल्स जो हैं ब्लड को लेके जाएंगे, कैपिलरीज में लेके जाएंगे। प्लस जो वीन्स और विन्यूल्स हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं? वो वापस लाते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, कहाँ पे? राइट एट्रियम में। बिकॉज क्या होता है? सिस्टैमिक सर्कुलेशन सप्लाई करता है ब्लड फ्लो को टू ऑल द टिश्यूज ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट द लंग, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड द ग्रेटर सर्कुलेशन और पेरिफेरल सर्कुलेशन। तो इसको सिस्टैमिक कहा जाता है। सिस्टैमिक कैपिलरीज, देखिए, लेफ्ट वेंट्रिकल टू सिस्टैमिक कैपिलरीज जाएगा, ठीक, फिर उसके बाद वीन्स में जाएगा, जो हमने नॉर्मल पढ़ा ना कि लेफ्ट वेंट्रिकल से गया आर्टरीज में, आर्ट्रियोल्स में, आर्ट्रियोल से गया सिस्टैमिक कैपिलरीज में, फिर वहां से आपका वीन्स और विन्यूल्स जो हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाएंगे बैक टू द हार्ट। ठीक है, तो एक सिस्टैमिक सर्कुलेशन जो है वो सप्लाई कर रहा है ब्लड फ्लो को टू ऑल द टिश्यू ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट कहाँ? लंग्स में। तो इसको हमने बोला सिस्टैमिक सर्कुलेशन, और इसको ग्रेटर सर्कुलेशन और पेरिफेरल सर्कुलेशन भी कहा जाता है। फिर जो लार्जर आर्टरी है सिस्टैमिक सर्किट में, ठीक है, लार्जर आर्टरी है सिस्टैमिक सर्किट में ये, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? ऑर्टा। ठीक है, ऑर्टा जो है लार्जेस्ट आर्टरी होती है बॉडी की, जिसका डायमीटर 2 से 3 सेंटीमीटर भी आपको देखने को मिलता है। ठीक, जितनी भी सिस्टैमिक आर्टरीज हैं वो ऑर्टा से ही क्या करती हैं? ब्रांच ऑफ होती हैं। लार्जेस्ट वीन जो है वो कौन सी आएगी? देखिए, वीना कावा आएगी। ठीक है, समझ के। और सिस्टैमिक सर्कुलेशन, देखिए सब डिविजन्स जो होता है सिस्टैमिक सर्कुलेशन का, उसमें आपको कोरोनरी सर्कुलेशन और हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन देखने को मिलता है। ठीक है, सिस्टैमिक सर्कुलेशन के सब डिवीजन में अगर हम बात करते हैं तो हमें कोरोनरी सर्कुलेशन और हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन जो है देखने को मिलता है। कोरोनरी सर्कुलेशन का मतलब हो गया हार्ट में ही ब्लड की सप्लाई जाना, जो कोरोनरी आर्टरी के थ्रू होती है। ठीक है, और हिपैटिक पोर्टल सिस्टम मैं आपको आगे बताऊंगी। फिर आ गया हमारा पल्मोनरी सर्किट। अब पल्मोनरी में क्या होगा? पल्मोनरी का क्या मतलब होता है? लंग्स। ये पल्मोनरी आर्टरीज है, ये पल्मोनरी वीन है। पल्मोनरी आर्टरी, देखिए आर्टरी यहाँ से, आर्टरीज हमेशा हार्ट से ब्लड को ले जाने का काम करती हैं। वीन्स जो हैं हमेशा ब्लड को हार्ट में लाने का काम करती हैं। तो यहाँ देखिए क्या हो रहा है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल से कहाँ जा रहा है? एयर सैक्स में, एल्व्यूलाई ऑफ द लंग्स में, और रिटर्न में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो एल्व्यूलाई से वापस आ रहा है लेफ्ट एट्रियम में। ठीक, पल्मोनरी ट्रंक जो है वो एमर्ज करता है कहाँ से? पल्मोनरी ट्रंक जो है वो एमर्ज करता है राइट वेंट्रिकल से, और फिर राइट पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी में कन्वर्ट हो जाता है। बर्थ के बाद पल्मोनरी आर्टरीज जो हैं वही सिर्फ आर्टरीज होती हैं जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। ठीक, आपके यहाँ पे पल्मोनरी वीन का क्या काम है?
पल्मोनरी वीन्स जो हैं वो क्या करती हैं, लंग्स से एग्जिट करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट एट्रियम में जो है वो लेके आती हैं। समझ गए कि नहीं समझ गए? समझ के ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, 2 लेफ्ट और 2 राइट पल्मोनरी वीन्स जो हैं वो एंटर करती हैं लेफ्ट एट्रियम में। 2 लेफ्ट एंड 2 राइट पल्मोनरी वीन्स, अभी यहाँ पे आपको विजिबल नहीं है, लेकिन 2 लेफ्ट एंड 2 राइट पल्मोनरी वीन्स जो हैं वो लेफ्ट एट्रियम में एंटर करती हैं, और आफ्टर बर्थ पल्मोनरी वीन्स ही हैं जो कैरी करेंगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। ठीक है, पहले यहाँ पे बर्थ से पहले क्या होती हैं, दो आपकी लेफ्ट और राइट दो एंटर करती हैं इस लेफ्ट में, लेफ्ट एट्रियम में। ठीक, लेकिन बर्थ के बाद सिर्फ 2 लेफ्ट आपकी पल्मोनरी वीन्स ही ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आएंगी, आर्टरीज का जो है वो कोई काम नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, अगर हम पल्मोनरी सर्कुलेशन की बात करते हैं, ठीक, तो आर्टरीज जो हैं, आर्टरी क्या होगा, पल्मोनरी आर्टरीज होगा। ठीक है, ऑक्सीजन का कंटेंट जो रहेगा पल्मोनरी आर्टरी में वो हाई रहेगा, लो रहेगा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रहा है, ऑक्सीजन का कंटेंट जो है वो लो रहेगा। ठीक है, अब पल्मोनरी वीन जो है वो हाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रहा है, तो उसमें क्या रहेगा, हाई ऑक्सीजन कंटेंट रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा? ठीक है, अब आपके पास सिस्टमिक सर्कुलेशन में सोर्स क्या आएगा, वहाँ पे पहले लेफ्ट वेंट्रिकल्स से चलेगा, ऑर्टा में जाएगा, उसकी ब्रांचेस में जाएगा, ऑक्सीजन का कंटेंट उनमें हाई रहेगा। वीन्स जो हैं, फिर वीन्स जो हैं वो क्या सुपीरियर और इंफीरियर वीना कावा में मर्ज होती हैं, ऑक्सीजन का कंटेंट इनमें लो रहेगा, टर्मिनेट ये राइट एट्रियम में करती हैं। तो ये हो गया आपका पल्मोनरी एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन, सर्कुलेटरी रूट्स हो गए, आपको क्लियर हो गया। फिर आता है हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, हिपैटिक पोर्टल, ये देखिए हिपैटिक पोर्टल वीन है। ठीक है, ये आपका देखिए ये सिस्टिक है, गॉल ब्लैडर है, सुपीरियर मेंस्टेरिक है, ये सब पार्ट्स हैं जिसमें आपको डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वो दिखाई देते हैं। ठीक है, ये स्प्लैनिक है, ये आपकी वीन्स आपको दिखाई देती है, इंफीरियर मेसेंटेरिक। मेरे को सिर्फ सिंपल तरीके से समझाना है। पोर्टल सर्कुलेशन मैंने क्या कहा था, पोर्टल सिस्टम जो है वो सिस्टम होता है जिसमें ब्लड वेसल्स जो हैं वो बिगिन करेंगी और एंड करेंगी कहाँ, कैपिलरीज में ही। कहाँ शुरू करेंगी, कैपिलरीज में ही शुरू करेंगी और कैपिलरीज में ही एंड करेंगी। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम में वीन्स होती हैं बहुत सारी, क्या होती हैं, वीन्स होती हैं। वीन्स जो हैं वो क्या करेंगी, कैपिलरीज से शुरू करेंगी। ठीक है, कहाँ से शुरू करेंगी, कैपिलरीज से ही क्या करेंगी, शुरू करेंगी। ठीक है, अब वीन्स जो है वो कैपिलरीज से शुरू करती होती हैं, कैपिलरी बेड जहाँ पे नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है। ठीक है, फिर स्टमक और इंटेस्टाइन, किसकी, स्टमक और इंटेस्टाइन से, ठीक, क्या करेंगी, वहाँ से ब्लड जाएगा। ठीक है, फिर जाएगा वो लीवर में, कहाँ जाएगा, वहाँ से ब्लड जाएगा कहाँ, इंटेस्टाइन से, स्टमक से, देखिए इंटेस्टाइन से स्टमक से ब्लड कहाँ जाएगा, लीवर में जाएगा। ठीक है, कहाँ गया ब्लड, लीवर में ब्लड गया। ठीक, अब यहाँ ब्लड लीवर में जो है वो 2 सोर्सेस से आ रहा है, एक तो आर्ट्रियल ब्लड आएगा जो डायरेक्ट ही ऑर्टा के थ्रू आएगा। ठीक है, दूसरा जो है वो आएगा किससे, हिपैटिक पोर्टल वेन से। ठीक, वो डायरेक्ट आपका कहाँ से आएगा, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट से आएगा। तो लीवर में 2 जगह से जो है वो ब्लड आता है। ठीक, एक आर्ट्रियल ब्लड आता है जो डायरेक्ट ऑर्टा से आता है, दूसरा आपका आता है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट से। ठीक, हिपैटोसाइट्स जो हैं वो फ्रेश रिसीव कर रही हैं फ्रेश आर्ट्रियल ब्लड वाया हिपैटिक आर्टरी। देखिए लीवर में जो लेके आती है वो क्या है, हिपैटिक आर्टरी आती है, यहाँ पे लिखा नहीं है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया होगा आपको, लेकिन हिपैटिक आर्टरी जो है वो सीधा हार्ट से ब्लड लेके आएगी लीवर में, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। हिपैटिक पोर्टल वीन, जो आपको ये नाम दिखाई दे रहा है, हिपैटिक पोर्टल वीन जो है वो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट से ब्लड को लेके आएगी लीवर में। ये एक ऐसा वीन होता है जो ब्लड को एक कैपिलरी नेटवर्क से दूसरे कैपिलरी नेटवर्क तक लेके जाता है। तो ये ब्लड जो गैस्ट्रो इंटेस्टिन वाला कैपिलरी नेटवर्क है वहाँ से लीवर तक ये हिपैटिक पोर्टल वीन जो है वो लेके जाएगा। अब सब्सटेंसेस जो हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन में थे वो कहाँ जाते हैं, पहले लीवर में जाते हैं, वहाँ उनकी प्रोसेसिंग होती है बिफोर कि वो हार्ट में जाएं। ठीक, समझ गए या नहीं समझे, मतलब
आपका जो भी सब्सटेंसेस है, जो भी ब्लड है, ब्लड जो हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट का है वो डायरेक्ट हार्ट में नहीं जाता है, वो पहले लीवर में जाता है, वहाँ उसकी प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद वो वापस से हार्ट में जाता है। तो यहाँ से कैपिलरीज के नेटवर्क से फिर से ये कैपिलरी नेटवर्क में हिपैटिक पोर्टल वीन जो है ब्लड को लेके जाती है, फिर उसके बाद वो हार्ट को लेके जाती है। तो जब भी कोई वीन जो है वो एक कैपिलरी नेटवर्क से दूसरे कैपिलरी नेटवर्क में जो है ब्लड को लेके जाती है, उसको पोर्टल वीन बोलते हैं। और इस तरह के सिस्टम को हम हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन कहते हैं। समझ गए आप? हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन में कुछ नहीं होगा, लीवर को एक अपना तो ब्लड का सप्लाई मिल ही रहा है आर्टरी, हिपैटिक आर्टरी के थ्रू, दूसरा जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट है वहाँ की कैपिलरीज से एक वीन जो है वो ब्लड को लीवर में ले आती है, जहाँ पे उस ब्लड की जो पूरा प्रोसेसिंग होगी उस सब्सटेंसेस की, उसके बाद ही जो है उसको हार्ट में भेजा जाएगा। तो ये हो गया आपका क्या, हिपैटिक पोर्टल से सर्कुलेशन। लास्ट में आपको समझना है कि कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स जो हैं वो क्या होते हैं। एक होता है कोरोनरी हार्ट डिजीज, ठीक है, उसको आप कोरोनरी आर्टरी डिजीज भी कहते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है, देखिए कोरोनरी आर्टरी डिजीज में क्या होता है, कोरोनरी आर्टरीज जो हैं वो बहुत ही नैरो हो जाती हैं। कोरोनरी आर्टरी वो ब्लड वेसल्स होती हैं जो ऑक्सीजन सप्लाई करती हैं ब्लड से हार्ट को। ठीक, तो कोरोनरी हार्ट डिजीज के दौरान जो है वो कोरोनरी आर्टरी बहुत नैरो हो जाती हैं, उनमें कोलेस्टेरॉल जो है वो बिल्डअप हो जाता है आर्ट्रियल वॉल में, जिससे आपको जो है वो आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस देखने को मिलता है। आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस, आर्ट्रियोस्क्लेरोटिक प्लेग जो है वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसको आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस भी कहा जाता है। हार्ट फेलियर जो है तब होता है जब हार्ट ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि हार्ट अटैक हो गया है या कार्डियक अरेस्ट हो गया है, सिर्फ हार्ट जो है वो ब्लड पंप नहीं कर पा रहा है, उसको हम कहते हैं हार्ट फेलियर। ठीक है, अब मतलब जो बॉडी का जितना नीड्स है उन नीड्स के अकॉर्डिंग जो है वो हार्ट ब्लड पंप नहीं कर पा रहा है, और जब हार्ट जो है वो बीट नहीं कर रहा है, बीट करना बंद कर दिया, तो उसको हम बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट। बीटिंग ही बंद हो जाती है कार्डियक अरेस्ट में। समझ के हार्ट क्या हुआ, हार्ट फेलियर का मतलब नहीं है कि क्या हुआ कि हार्ट काम करना बंद कर गया, नहीं, वो सफिशिएंट काम नहीं कर पा रहा है। कार्डियक अरेस्ट का मतलब होता है हार्ट ने बीट करना बंद कर दिया। और हार्ट अटैक कब होता है, जब हार्ट की मसल सडनली डैमेज हो जाती हैं। ठीक है, ब्लड वेसल्स की इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई नहीं होती सही से, जिसकी वजह से जो है वो हार्ट मसल्स जो हैं वो डैमेज हो जाएंगी। ठीक, और उस तब होता है हार्ट अटैक। ठीक, हार्ट फेलियर्स जो है वो किसकी वजह से हो जाता है, वो भी हो जाता है दैट डैमेज हार्ट फेलियर की वजह से, मतलब आपको हार्ट अटैक आ सकता है, वो हार्ट फेलियर की वजह से डैमेज हो सकती हैं मसल्स। ठीक है, कई बार इसको हम कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी कहते हैं, क्योंकि कंजेशन इसमें क्या होगा, कंजेशन ऑफ लंग जो है एक मेन सिम्टम्स हमको देखने को मिलेगा। ठीक, एडिक्वेट वहाँ से सप्लाई नहीं आएगी, जिसकी वजह से आपको हार्ट अटैक आ सकता है। हार्ट फेलियर में लीड टू हार्ट अटैक। ठीक है, तो चलिए आज आपका ये कंप्लीट हो गया पूरा का पूरा। अगर आप CSIR नेट जून 2021 के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी पे जाके सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। डिटेल जो है क्लासेस का ये आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इससे भी 10% ऑफ लेने के लिए आप यूज़ करें रेफरल कोड नेहा तनीजा मैम का ये रेफरल कोड है। जाइए उनको अनअकैडमी पे जाके फॉलो करिए। शी इज़ अ ग्रेट मेंटोर, शी विल बी हेल्पिंग यू फॉर द प्रिपरेशन ऑफ CSIR नेट जून 2021। लेकिन उसके देखिए वहाँ पे आपको बहुत सारी एडवांटेजेस मिलती हैं। इफ़ यू वांट टू अवेल यू कैन गो देयर। हम भी आपको यहाँ कुछ सिखा रहे हैं, इसलिए आप हमारा चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। और उसके साथ ही अगर आप हमारे साथ अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको लिंक्स मिलेंगे, एक क्लिक पे आप हमारे प्लेटफॉर्म पे होंगे। थैंक यू, अपना ध्यान